जब छठे एल्डर ने पांचवें एल्डर के माथे की नसें तनती उभरती हुई देखीं तो वह और भी हैरान हो गया। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि यह यही लड़की है जिसने ग्रैंडमास्टर गोलियों को परिष्कृत किया था। पांचवां एल्डर सच में इस समय रोना चाहता था। सुहानी, जिसका इस बार पांचवें एल्डर को आसानी से छोड़ने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, एक चालाक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रही थी। पांचवें एल्डर सुहानी की मुस्कुराती हुई आंखें अर्धचंद्र की तरह घुमावदार थीं क्योंकि उसने इंसान के बराबर ऊंचे औषधीय कड़ाहे की ओर इशारा किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके इशारे का मतलब बहुत स्पष्ट था। पांचवां एल्डर, अभी अभी उसने एक शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज में कहा था कि अगर सुहानी एक ग्रैंडमास्टर गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाती है तो वह उस औषधीय कड़ाहे को खा जाएगा। कर्म का फल सचमुच बहुत जल्दी आ गया था। पांचवें एल्डर के माथे पर पसीने की एक पतली परत उभर आई। यह एक गर्म दिन था, फिर भी उसने ठंडे पसीने को लगातार बहते हुए महसूस किया। सुहानी ने अपनी छाती पर हाथ बांध लिए और बस सीधे उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर बेलगाम और बिना हंसी वाली मुस्कान ने पांचवें एल्डर के दिल को कंपा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? पांचवां एल्डर अपने जीवन में पहले कभी इतना असहाय नहीं हुआ था। आठवें एल्डर की आंखों में एक मुस्कान तैर गई। पांचवें एल्डर को इतना हारा हुआ देखने में सक्षम होने से आठवें एल्डर के लिए सुहानी के लिए खुद को बलिदान समर्पित करने को स्वीकार करना आसान हो गया। पांचवां एल्डर कभी भी औषधीय कड़ाहे को नहीं खाने वाला था। फिर भी अगर वह अब अपनी आस्तीन झाड़कर चला जाता तो भविष्य में उसकी क्या साख विश्वसनीयता रह जाती। अचानक पांचवें एल्डर की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे जल्दी ही एक समाधान मिल गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल और शातिर नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर अचानक प्रकट हुआ और तुरंत औषधीय कड़ाहे की ओर झपटा। क्रैक क्रैक, कुछ ही पलों के भीतर औषधीय कड़ाहा चबाकर टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया गया। हर कोई जानता था कि यह नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर पांचवें एल्डर का स्पिरिट पेट आध्यात्मिक पालतू जानवर और सवारी था जिसे वह आमतौर पर बहुत संजोकर रखता था। जब वह प्राणी औषधीय कड़ाहे को चबाने का काम लगभग पूरा कर चुका था तो पांचवां एल्डर उदासी से नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर पर चढ़ गया और तेजी से बाहर निकल गया। पांचवें एल्डर की दयनीय स्थिति को देखकर सुहानी ने अपने कूल्हों पर हाथ रखे और जोर से हंस पड़ी। वह जानती थी कि इस लड़ाई के बाद उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी और पूरा जीनियस ट्रेनिंग कैंप जान जाएगा कि वह सुहानी एक ग्रैंड मास्टर एपोटेकेरी है। इसके अतिरिक्त पांचवां एल्डर फिर कभी उसका 9 यिन एंड 9 यांग फॉलन क्लाउड फ्लावर प्राप्त करने के लिए कुछ साजिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुहानी इस बात से बहुत खुश थी। हालांकि एक व्यक्ति था जो इस समय इतना क्रोधित था कि उसने अपना प्याला जमीन पर पटक दिया। ये व्यक्ति सुहानी की जानी दुश्मन फेरी वुयू थी। लीलुओमिंग का क्षेत्र पिल रिफाइनिंग टॉवर था, तो वह साजिश करने के तरीकों से इतना परिचित कैसे हो सकता था? ये स्वाभाविक रूप से फेरी वुयू की बदौलत था। यहाँ तक कि लिंगी आंटी लिन जिसने सुहानी को धोखा दिया था उसे भी फेरी वुयू ने ही वहाँ रखा था। फेरी वुयू स्वाभाविक रूप से सुहानी को खत्म करने के लिए पांचवें एल्डर के हाथों को इस्तेमाल करने में खुश थी, इसलिए वह दिन भर ऐसा करने की कोशिश में व्यस्त थी। हालांकि परिणाम अब यह था, फंसाए जाने के बजाय सुहानी प्रसिद्ध हो गई। न केवल पांचवां एल्डर स्थिति का फायदा उठाने में विफल रहा, बल्कि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इन परिस्थितियों में फेरी वुयू कैसे खुश हो सकती थी? उसने न केवल प्याला तोड़ा बल्कि कमरे में टूटने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। सुहानी, हम दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। फेरी वुयू क्रोध से जोर से दहाड़ी। तो इस समय सुहानी का क्या? उसे पहले ही छठे एल्डर द्वारा दूर खींच लिया गया था। एल्डर होने के बावजूद छठे एल्डर में एल्डर जैसा जरा सा भी रवैया अहंकार नहीं था। उनकी आंखों में वरिष्ठ और अधीनस्थ पदों के बीच कोई अंतर नहीं लग रहा था। वह सभी एल्डर्स में से एकमात्र थे जो सुहानी से समान स्तर पर बात करते थे। ताकत के मामले में सुहानी छठे एल्डर से थोड़ी कमजोर हो सकती है। आखिरकार अनुभव और उम्र इसमें भूमिका निभाते थे। फिर भी फार्माकोलॉजिक दवा विज्ञान ज्ञान के मामले में छठा एल्डर सुहानी का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार सुहानी ने पहले मास्टर रोंग यून की पूरी किताब सूची याद कर ली थी। उस एक वर्ष के दौरान उसने अपना लगभग सारा समय किताबों को दिल से याद करने में बिताया, इसलिए उसका सैद्धांतिक ज्ञान बहुत ठोस था। इसके अलावा सुहानी मास्टर रोंग यून के साथ रही थी और उनका व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त किया था। इसलिए फार्माकोलॉजी की बात आने पर वह छठे एल्डर से बेहतर थी, चाहे वह ज्ञान, अनुभव या गोली को परिष्कृत करने की तकनीक के दायरे में हो। सुहानी वहां से तुरंत नहीं गई। ऐसा नहीं था कि वह जाना नहीं चाहती थी, बल्कि वह जा नहीं सकती थी, क्योंकि छठा एल्डर अचानक एक पूर्ण कट्टरपंथी की तरह प्रकट हो गया था जो सुहानी के पीछे पड़ गया था और ग्रैंड मास्टर मैरो क्लींजिंग पिल को परिष्कृत करने के कौशल के बारे में उसे लगातार बकबक कर रहा था। सुहानी के कदमों की गति रुक गई। वह मुड़ी, सीधे छठे एल्डर को देखा और अपना सिर हिलाया। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती? छठे एल्डर के चेहरे पर उलझन भरा भाव था।
मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक क्यों नहीं है? छठा एल्डर 1 लाख क्यों पूछने वाली बीमारी सिंड्रोम से पीड़ित था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था उसे सजा नहीं मिली। सुहानी को लगा कि छठे एल्डर जैसे सीधे साधे दवा प्रेमी से स्पष्ट बात करना ही बेहतर है। तो ये बात थी। छठे एल्डर की आंखें गहरी हो गईं और वह अपने चेहरे पर पूरी भयंकरता के साथ भारी कदमों से ली लोमिंग के पास गया। पांचवां एल्डर पहले ही वहां से जा चुका था। हालांकि ली लोमिंग जिसने सुहानी को फंसाया था और वे कुछ झूठे गवाह अभी भी वहीं थे। छठे एल्डर ने सुहानी से पूछा, तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? सुहानी मुस्कुराई और ली लोमिंग की ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक चालाक लोमड़ी जैसी धूर्तता भरी थी। उसने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। अगर उन्हें कुछ दिन मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गोलियां बनाने वालों के लिए ये वास्तव में कोई मुश्किल काम नहीं था। छठे एल्डर ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने लबादे के अंदर से एक काली बोतल निकाली और अपनी हथेली पर 6 हल्के हरे रंग की गोलियां उड़ेल दीं। गोलियां एक लोनगन, एक प्रकार का फल जितनी बड़ी थीं, अंधेरे में एक अकेले भेड़िए की आंखों जितनी हरी और भयानक थीं और उनमें से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। इन सभी बातों ने लोगों को इसका उपयोग करने से हतोत्साहित किया। सुहानी ने भी अवचेतन रूप से अपनी नाक दबा ली और एक कदम पीछे हट गई। छठे एल्डर ने बहुत तेजी से काम किया। एक व्यक्ति को पकड़ा, जबरदस्ती उसका मुंह खोला, उसमें एक गोली फेंकी और फिर उसे उसकी छाती की ओर धकेल दिया। गोली तुरंत दूसरे पक्ष के डैंटियन नाभि के पास का ऊर्जा केंद्र में पिघल गई। वे चाहकर भी इसे थूक नहीं सकते थे। छठे एल्डर ने आंटी लिन और हाउसकीपर सहित इन सभी लोगों को एक एक फिरोजी रंग की गोली का इनाम दिया। आंटी लिन ने सुहानी को दयनीय दृष्टि से देखा। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। हालांकि सुहानी ने एक फीकी मुस्कान के साथ उन्हें वापस देखा। उसकी बाहें अभी भी बिना किसी हलचल के शांत थीं। क्या ये सहानुभूति जीतने के लिए था? कितने अफसोस की बात है, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। चाहे उनका कारण कुछ भी हो, वह उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जिन्होंने उसे धोखा दिया था, क्योंकि एक दुश्मन द्वारा फंसाए जाने की तुलना में एक दोस्त या अपने करीबी का विश्वासघात बहुत अधिक घृणित था। छठे एल्डर द्वारा जबरदस्ती फिरोजी रंग की गोली निगलाए जाने के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने अवचेतन रूप से इसे थूकने की कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन इस समय तक गोली उनकी हड्डियों और खून में पहले ही मिल चुकी थी, तो इसे थूकने की कोशिश करने का क्या फायदा था? बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। पहला व्यक्ति गिर पड़ा। दूसरा व्यक्ति भी गिर पड़ा। जल्द ही वे सभी लोग जिन्होंने सुहानी को नुकसान पहुंचाया था जमीन पर गिर पड़े। वे खुद को खुजलाते रहे, दर्द से जमीन पर अपना शरीर लोटपोट कर रहे थे, अपना सिर जमीन पर पटक रहे थे और तुरंत मर जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। छठे एल्डर ने सुहानी को गर्व से दिखाया, ग्रीन पिल का उन्नत संस्करण। इस गोली का प्रभाव 3 महीने तक रह सकता है। उस तरह की खुजली जहां हर सेकंड एक यातना था, और वह भी 3 महीने तक चलने वाली थी। जमीन पर लोटपोट कर रहे वे कुछ लोग तुरंत निराशा से भर गए और उसी पल मर जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। सुहानी छठे एल्डर को देखकर मुस्कुराए। इस तरह के परिणाम को उसने स्वीकार करने की अभिव्यक्ति दी, सहमति जताए। अगर उसने संयोग से ग्रैंड मास्टर मैरो क्लींजिंग पिल को परिष्कृत नहीं किया होता, तो इस समय झूठे आरोप में फंसाया जा रहा और प्रताड़ित हो रहा दयनीय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह खुद होती। इन 3 महीनों का ठीक से आनंद लें। तुम जियोगे या मरोगे, ये सब तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। सुहानी ने उदासीनता से उन पर एक नज़र डाली और फिर चली गई। दूसरे शब्दों में, यदि वे उन 3 महीनों तक टिके रह सके तो उनके साथ सुहानी की दुश्मनी खत्म मान ली जाएगी और आज का मामला समाप्त हो जाएगा। यदि वे इसे सहन नहीं कर पाए तो वे केवल मौन में मर ही सकते थे। तमाशबीनों की भीड़ ने चुपचाप सुहानी को जाते हुए देखा। उनकी आंखों में गहरा और डरावना ईर्ष्या भाव भरा था। इतनी छोटी लड़की के पास इतनी ताकत होना, ऐसे तरीके और साधन होना और इतनी क्रूरता होना। ये सबसे अच्छा होगा कि वे भविष्य में उसे नाराज न करने की कोशिश करें, अन्यथा उनका हश्र भी ली लोमिंग जैसा हो सकता है। चहल पहल से भरा ये दिन आखिरकार बीत गया। हालांकि भीड़ पहले ही तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन आज सभी के दिलों में जो सदमा आश्चर्य रह गया था, उसने एक स्थायी छाप छोड़ी जिससे उनके जीवन पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप पड़ गई। शुरुआत में उन्हें 5वें एल्डर पर दृढ़ विश्वास था और ली लोमिंग का पक्का समर्थन था। लेकिन किसने सोचा होगा कि सुहानी अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में सब कुछ पलट देगी। और इसके अलावा ये बदलाव इतनी भव्यता और खूबसूरती से किया गया था। एक साथ 3 अलग अलग औषधीय कड़ाहों में परिष्करण करना, एलीट गोलियां, मास्टर गोलियां, ग्रैंड मास्टर गोलियां, और वे वास्तव में सभी सफल रहीं। और इसके अलावा वह अभी भी इतनी छोटी थी। इसने वहां मौजूद उन लोगों को गहराई से झकझोर दिया जो खुद को प्रतिभाशाली कीमियागर मानते थे। उन्हें मिले इस नए दृष्टिकोण ने सदमे हैरानी की एक अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी।
पूरा पिल रिफाइनिंग टावर अपने शुरुआती जोश के बाद जल्दी ही एक मृत सन्नाटे में गिर गया। ये सब सुहानी के कारण था, जो सर्वोच्च गोली परिष्कृत करने वाली जीनियस थी। तब से इस सदमे और प्रेरणा के परिणामस्वरूप वे गोलियां बनाने के उन्माद पागलपन में पड़ गए। पूरे पिल रिफाइनिंग टावर की क्षमता तब एक पूरे स्तर तक बढ़ जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से ये बाद की बात थी। सुहानी वास्तव में अंदर नहीं गई, बल्कि इसके बजाय छठे एल्डर द्वारा उसे अपनी प्रयोगशाला में जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। छठा एल्डर गोलियां बनाने को लेकर जुनूनी था, इसलिए उसे एक छोटी लड़की से सलाह मांगने में कुछ भी गलत नहीं लगा। हालांकि उसकी सहायक ने चाय लाते समय ये दृश्य देखा और उसकी आंखों का आश्चर्य छिप नहीं सका। हे भगवान! पूरे पिल रिफाइनिंग टावर में छठे एल्डर की गोली बनाने की क्षमता सबसे मजबूत थी और यहाँ तक कि पांचवां एल्डर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। फिर भी अब वह वास्तव में एक छोटी लड़की से सलाह मांग रहा था। सहायक लिन ना को लगा कि उसकी आंखें गलत देख रही हैं। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से अपनी आंखें मलीं, लेकिन तब उसने अपने सामने जो देखा वह अभी भी बिल्कुल वैसा ही दृश्य था। छठा एल्डर श्रद्धा से निचली सीट पर बैठा था, अपनी नई खोजी गई गोली को निकालकर छोटी लड़की को दिखाने, विश्लेषण करने और उससे सलाह मांगने के लिए। वह सुंदर और असाधारण छोटी लड़की सबसे ऊपर की सीट पर बैठी थी, इत्मीनान से चाय की चुस्की ले रही थी और कभी कभार एक या दो शब्द कह रही थी। उसकी बातें सुनकर छठा एल्डर पहले तो भ्रमित हुआ, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और इसके बाद वह परमानंद और आश्चर्य से भर गया। ये देखकर लिन्ना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। क्या इस छोटी लड़की के शब्द वास्तव में इतने सटीक थे? क्या उसका ज्ञान वास्तव में इतना व्यापक था? इस हद तक कि छठे एल्डर जैसा दवा का जुनूनी व्यक्ति भी उससे सलाह लेने जाएगा। लिन्ना हल्की धुएं की घुमावदार लकीरों वाली चाय लेकर आए और उसने एक तरफ से छोटी लड़की की बातें सुनी। ग्रैंडमास्टर गोलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तकनीक नहीं है, बल्कि क्षमता, संभावना है। तुम्हारी ग्रीन पिल में दरारें आने के लिए यदि। जैसे जैसे छोटी लड़की बोलती गई, छठे एल्डर ने अपनी नोटबुक निकाली, उसे देखते हुए सावधानी से उसकी बातों को दर्ज किया। वह छठा एल्डर, जिसकी अन्य लोग सम्मानपूर्वक चापलूसी करते थे, अब एक बेहद मेहनती प्राथमिक विद्यालय के छात्र जैसा लग रहा था और उसने सुहानी द्वारा कहे गए एक एक शब्द को लिख लिया था। क्योंकि उसके सामने का दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लिन्ना एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी रही, बिल्कुल नहीं जानती थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। सुहानी ने अपनी बात पूरी करने के बाद वह खड़ी हुई और छठे एल्डर को एक अंतिम संदेश के साथ छोड़ दिया। मेरे पास काम है और मैं पहले जाऊंगी। जहां तक ग्रैंडमास्टर मैरो क्लींजिंग पिल की बात है, तो हम बाद में जब खाली होंगे तब चर्चा करेंगे। ये कहने के बाद सुहानी ने अपने कपड़े थपथपाए जाने के इरादे से। लेकिन छठा एल्डर उसे कैसे जाने दे सकता था? छठे एल्डर ने जल्दी से कहा, इसे बाद में मत करो, ये बूढ़ा व्यक्ति अभी बहुत खाली है। लेकिन मैं खाली नहीं हूं। सुहानी ने अपने कंधे उचकाए। दवा के प्रति जुनूनी छठे एल्डर के लिए दवा परिष्कृत करने के अलावा कुछ भी उबाऊ था। इसलिए उसे उन मामलों से निपटना नापसंद था और वह उन्हें परेशानी मानता था। दवा परिष्कृत करने के अलावा उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी और यहाँ तक कि उसने पिल रिफाइनिंग टावर के उप प्रमुख का पद भी छोड़ दिया था, ताकि वह पूरी तरह से दवा पर शोध और परिष्करण पर ध्यान केंद्रित कर सके। सुहानी हंसी और अपना हाथ हिलाकर मना कर दिया। मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए परगेटरी सिटी जा रही हूँ। ऐसे काम के लिए मैं दूसरों को कैसे परेशान कर सकती हूँ? सुहानी के पास कुछ समय से हरे रंग का संचार ताबीज था, लेकिन चूंकि वह इस पूरे समय व्यस्त थी, इसलिए उसे इस ताबीज के माध्यम से संदेश भेजने का समय नहीं मिला था। अब वह सच में बीचेन यंग और जी यान का हालचाल जानने के लिए परगेटरी सिटी की यात्रा करना चाहती थी। शहर जा रही हो? क्या इत्तेफाक है, मैं भी एक दोस्त से मिलने जाना चाहता हूँ। हमारे रास्ते बिल्कुल मेल खाते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी से एक साथ चलते हैं। छठा एल्डर इतना उत्साहित था, वह सुहानी के एक छोटे प्रशंसक की तरह लग रहा था। शहर की इस यात्रा में पैदल कम से कम 6 या 7 दिन लगेंगे, लेकिन अगर वे सुनहरे हवाई जहाज की सवारी करते हैं तो यात्रा का समय कम होकर 2 या 3 दिन हो सकता है। छठे एल्डर को लगा कि इन 2 या 3 दिनों के दौरान वह सुहानी को फिर से कई सवालों के साथ परेशान कर सकता है, और इसलिए वह बहुत खुश था। सुहानी सच में छठे एल्डर से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रही थी, जो चिपचिपी तिल की कैंडी की तरह उससे चिपक गया था। इस प्रकार उसे अनिच्छा से दांत पीसते हुए उसके साथ सहमत होना पड़ा। उस समय जब सुहानी ने अपने गुरु को छोड़ा था और पहाड़ से नीचे आई थी, तो उसके गुरु ने उसके स्पेस जादुई स्थान में किताबों की एक पूरी अलमारी भर दी थी, जिसमें मास्टर एपोटेकेरी से लेकर ग्रैंड मास्टर एपोटेकेरी तक की किताबें शामिल थीं। ये सभी किताबें विशेष रूप से उसके लिए तैयार की गई थीं और व्यक्तिगत रूप से ग्रैंड मास्टर रोंग ह्युन द्वारा लिखी गई थीं। उसके बाद सुहानी इन किताबों और नोट्स पर भरोसा करके ही गोलियां बनाने में इतनी तेजी से सुधार कर सकी थी।
इस प्रकार यही कारण था कि जब छठे एल्डर ने सुहानी से परामर्श किया तो वह विस्तृत उत्तर देने में सक्षम थी, जो बहते पानी की तरह सुचारू रूप से और अंतहीन रूप से प्रवाहित हुए। छठा एल्डर मूल रूप से केवल सुहानी की परख करना चाहता था, लेकिन सुहानी के कुछ स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह बस उसका शिष्य बनना चाहता था। सुहानी, नहीं, लेकिन क्यों? छठे एल्डर ने अपना असंतोष व्यक्त किया। सुहानी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। आठवें एल्डर को शिष्य के रूप में लेना पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। अगर छठा एल्डर भी उसका शिष्य बन जाता तो यह बहुत ही असामान्य होता। और तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? सुहानी के भाव आखिरकार सदमे से उबर चुके थे। क्योंकि जिन लोगों से मैं पहले मिला हूं उनमें केवल तुम ही मुझसे बेहतर हो। छठे एल्डर ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हम शिष्य बनने के मामले पर अगली बार चर्चा करेंगे। सुहानी ने अपना हाथ हिलाया और न तो उसे स्वीकार किया और न ही इनकार किया। यह आठवें एल्डर के मामले से अलग था, जो चुपके से पर्दे के पीछे से उसका समर्थन कर सकता था। उसके शिष्य बनने के इस मामले से वास्तव में पूरे जीनियस ट्रेनिंग कैंप में हंगामा मच जाएगा, जिससे केवल अधिक परेशानी वाले मुद्दे पैदा होंगे जिन पर बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए सुहानी इस मामले को केवल टाल ही सकती थी। छठे एल्डर के पास बहुत सी प्रतिभाएं नहीं थीं, लेकिन दवा के प्रति उसका जुनूनी होना उसकी कुछ प्रतिभाओं में से उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इन कुछ दिनों में छठा एल्डर लगातार सुहानी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, मानो वह सुहानी की छोटी सी पूंछ और एक बेहद जुनूनी प्रशंसक बन गया हो। इन सभी बातों ने सुहानी को गर्वित और निराश दोनों महसूस कराया। तीसरे दिन छठे एल्डर का सुनहरा हवाई जहाज आखिरकार परगेटरी सिटी पहुंच गया। इतने लंबे समय के बाद सुहानी ने आखिरकार एक बार फिर परिचित जमीन पर कदम रखा। जिस क्षण वह जमीन पर उतरी और अपने आसपास के परिवेश को देखा, सुहानी को अपने दिल में एक अकथनीय भावना महसूस हुई। अभी आधा साल भी नहीं बीता था, लेकिन सुहानी के लिए ऐसा लग रहा था मानो पूरा एक युग बीत गया हो। जब वह पहली बार परगेटरी सिटी आई थी तो वह केवल एक कमांडर रैंक की थी, और उस समय तीसरे एल्डर द्वारा भेजा गया कोई भी मामूली नौकर उसे पीटने में सक्षम होता। लेकिन अब आठवां एल्डर उसका मातहत नौकर बन गया था। छठा एल्डर उसका शिष्य बनने की भीख मांग रहा था, और वर्तमान सुहानी ने बहुत पहले ही अपनी हैसियत काफ़ी ऊंची कर ली थी और अब वह पूरे गर्व के साथ जी रही थी। उसके बगल में अत्यधिक श्रद्धेय छठा एल्डर इसके विपरीत उसके हर एक कदम के पीछे पीछे चल रहा था। छठे एल्डर के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात सुहानी से उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की भीख मांगना था। बाकी सभी मामले किनारे कर दिए गए थे। इस समय सुहानी ताओबाओ स्ट्रीट पर टहल रही थी। इस सड़क ने सुहानी पर गहरी छाप छोड़ी थी, क्योंकि शुरुआत में जब सुहानी ने अभी अभी मास्टर एपोटेकेरी के रूप में प्रगति की थी तो वह गोलियों के उस बैच को ताओबाओ स्ट्रीट पर बेचने के लिए लाई थी, जो तुरंत ही सफल हो गया था। इन पिछली घटनाओं को याद करते हुए सुहानी की आंखों में एक सौम्य खुशी थी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, धीरे से मुस्कुराते हुए। उसके पीछे पीछे छठा एल्डर और बड़ी बहन वेई चल रहे थे। बड़ी बहन वेई की सतर्क नज़र सुहानी के आसपास के किसी भी व्यक्ति पर घूम रही थी। अगर किसी ने सुहानी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उनके विशाल डंडे से पिटाई उनका इंतजार कर रही होगी। सुहानी टहल रही थी। अचानक उसने देखा कि ताओबाओ स्ट्रीट का माहौल थोड़ा अजीब था। सुहानी ने उत्सुकता से आगे से किसी का पीछा करने की आवाज़ें सुनी। उसे रोको, जो कोई भी उसे रोकेगा उसे ब्राइट मून हॉल द्वारा भारी इनाम दिया जाएगा। जो कोई भी उसे भागने में मदद करने की हिम्मत करेगा उसे देशद्रोह के लिए दंडित किया जाएगा। अगर तुम उसे भागने देते हो और तीसरे एल्डर का फैसला तुम पर गिरता है तो तुम सभी तमाशबीन दोषी होगे। तुम में से हर एक। ये चिल्लाने की आवाज़ें लगातार सुनी जा सकती थीं। तीसरा एल्डर। जैसे ही सुहानी ने वह उपाधि सुनी उसका दिमाग झटके से हिल गया। सुहानी को याद आया कि तीसरा एल्डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था, हालांकि अब उसकी दुश्मन तीसरे एल्डर की सबसे घमंडी शिष्या फेरी वुयू में बदल गई थी। तीसरे एल्डर से जुड़े किसी भी हंगामे को देखने लायक था और सुहानी स्वाभाविक रूप से इसमें अपना हाथ आजमाना चाहती थी। इसलिए उसने मूर्ख सीनियर सिस्टर बड़ी बहन वेई और छठे एल्डर से कहा, जल्दी, हम भी जाकर देखते हैं। अगर वह कर पाती तो वह भागने वाले की मदद भी करती, क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन आखिरकार मेरा दोस्त ही था। अभी सुहानी और उस व्यक्ति के बीच कुछ दूरी थी जिसका सामने से पीछा किया जा रहा था, इसलिए वह केवल एक छोटे काले बिंदु को देख सकती थी जो उसके करीब और करीब आ था। और इस छोटे काले बिंदु के पीछे राक्षसों दुष्टों की एक टुकड़ी थी जो शायद तीसरे एल्डर के गुर्गे थे। वह छोटा काला बिंदु बेहद मुश्किल स्थिति में था, जो मुश्किल से भागते हुए लड़खड़ा रहा था, जबकि भीड़ द्वारा उसे रोका भी जा रहा था। क्योंकि ब्राइट मून हॉल ने कहा था अगर तमाशबीन निष्क्रिय रूप से खड़े रहे और अपराधी को भागने दिया तो तीसरे एल्डर का फैसला उन पर आएगा और वे सभी दोषी होंगे। इस क्षण भीड़ के एक सदस्य ने जानबूझकर भागती हुई आकृति को पैर अड़ाकर गिरा दिया और वे दयनीय रूप से जमीन पर गिर पड़े और काफी देर तक उठ नहीं पाए।
इसी समय ब्राइट मून हॉल के आदमियों ने भयंकर रूप से उन्हें पकड़ लिया और सामने वाले ने अपना पैर उठाया और तुरंत भागने वाले को हवा में ऊंचा लात मार दिया। सुहानी अभी भी बस तमाशा देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने हवा में उड़ने वाले व्यक्ति की आकृति को देखा, उसका पूरा शरीर जम गया। उसके सीने में तुरंत एक अज्ञात क्रोध भड़क उठा। अगले ही पल सुहानी की आकृति हिली, हवा में ऊंची उड़ती हुई दोनों बाहों से उस लड़की को कुशलता से अपनी छाती से लगा लिया। जियान, ये वास्तव में जियान थी। इस क्षण सुहानी और भी अधिक क्रोधित थी। अभी ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर भयंकर लपटों से जल रहा हो, जैसे जमीन से अनगिनत मैग्मा ज्वालामुखी का लावा के फव्वारे ऊपर की ओर उठ रहे हों। आसपास का तापमान ऐसा लग रहा था जैसे ये पल भर में 10 डिग्री गिर गया हो, और कई लोगों ने सुहानी को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे कदम दर कदम पीछे हट गए, क्योंकि अभी सुहानी एक असाधारण और भयंकर जानलेवा इरादा छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अपना हाथ उठाते ही वह बर्फीला तूफान ला सकती थी, धरती को फाड़ सकती थी और नदियों के प्रवाह को उलट सकती थी। तुम कौन हो? ब्राइट मून हॉल के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जिंदगी से थक चुकी हो? जल्दी से उस व्यक्ति को हमें सौंप दो। नेता इस बात पर भरोसा कर रहा था कि उसकी तरफ अधिक लोग हैं, और उसने भयंकर रूप से सुहानी का सामना किया। इस बीच सुहानी जियान के घावों की स्थिति की जांच कर रही थी, लेकिन उसने जितनी अधिक जांच की, सुहानी की हत्या करने की इच्छा उतनी ही तीव्र होती गई। जियान के घाव बहुत गंभीर थे। उसके पूरे शरीर पर धारदार हथियारों और कुंद हमलों दोनों के घाव थे। वह गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित थी, उसकी सहनशक्ति अपनी सीमा से परे धकेल दी गई थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी आंतरिक चोटें भी बेहद गंभीर थीं। उसकी 3 पसलियां टूट गई थीं, जिनमें से एक उसके दिल में चुभ रही थी। उसके अधिकांश अंग फट गए थे और उनमें से खून बह रहा था, और उसकी अवरुद्ध मेरिडियन ऊर्जा नसें भी गंभीर स्थिति में थीं। सुहानी ने एक गोली निकाली, उसे जल्दी से जियान के मुंह में खिलाया, जिससे उसकी स्थिति को थोड़ी राहत मिली। वह जानती थी कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात टूटी हुई पसलियों और फटे हुए अंगों का इलाज करना था, अन्यथा एक पल की लापरवाही से जियान की मौत हो सकती थी। इस क्षण ब्राइट मून हॉल के आदमी अभी भी बकबक कर रहे थे और सुहानी के समूह को एक एक करके घेर रहे थे। वे एक के बाद एक चिल्लाए, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी करो और उसे सौंप दो। ये सोचना कि तुम ब्राइट मून हॉल को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत करोगी, क्या तुम अब और नहीं जीना चाहती हो? भाइयों, आगे बढ़ो। सुहानी के मुंह के कोने एक अजीब से उपहास में खींच गए, और उसने जानबूझकर बड़ी बहन वेई को निर्देश दिया, हर एक शब्द पर जोर देते हुए, मैं इसे तुम्हारे अभ्यास के लिए छोड़ रही हूं, उन्हें बस उनकी आखिरी सांस पर छोड़ देना। समझ गई? बड़ी बहन वेई का कौशल इस स्थिति के बिल्कुल अनुकूल था, इसलिए जब उसने सुहानी का यह आदेश सुना तो वह बेहद उत्साहित हो गई। अपना विशाल डंडा गदा उठाते हुए वह इस तरह आगे बढ़ी जैसे वह उड़ रही हो। बैंग बैंग बैंग। जीनियस ट्रेनिंग कैंप की ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 100 लोग, निश्चित रूप से वे असाधारण थे, उनकी वास्तविक ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना शहर के भीतरी लोग कर सकें। एक बार जब बड़ी बहन वेई ने कार्रवाई शुरू कर दी तो सभी दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? कोई भी उसके विशाल डंडे की पहुंच से बच नहीं सकता था। कोई केवल बड़ी बहन वेई को अत्यधिक गति से पूरी जगह दौड़ते हुए देख सकता था, हर कोई केवल उनकी तेज गति से बनी परछायां ही देख पा रहा था। यह इस हद तक था कि उनका वास्तविक शरीर बहुत पहले ही उस जगह से जा चुका होता था जहां कोई उसे देखता था। बड़ी बहन वेई ने जिसे भी निशाना बनाया वह बच नहीं पाया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बड़ी बहन वेई ऐसी लग रही थी जैसे वह चूहों के साथ खेल रही हो, एक उत्साहित और आनंदमय तरीके से मजा कर रही हो। कोई उसे हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए देख सकता था, उसके डंडे के एक ही सटीक प्रहार से माथे फूट रहे थे। जिन लोगों पर प्रहार किया गया था उनकी आंखें चक्कर खाकर घूमने लगी और वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसा कि सुहानी ने कहा था, उन्हें पीट पीट कर उनकी आखिरी सांस तक पहुंचा दिया गया था। एक बार जब बचे हुए 3 लोगों ने देखा कि स्थिति कितनी खराब है तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर वे अलग अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन बड़ी बहन वेई ने सिर्फ उपहास किया। वह उछली, ऊपर उड़ी और तेजी से उन लोगों के सामने पहुंच गई। बड़ी बहन वेई के डंडे के घुमाव के साथ उस गुर्गे का शरीर नियंत्रण से बाहर पीछे की ओर हवा में उड़ गया और सुहानी से बहुत दूर नहीं, जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। फिर बड़ी बहन वेई की आकृति फिर से चमकी और उसने अपनी बाहें बढ़ाईं, दूसरे व्यक्ति के कपड़ों के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे एक ही झटके में पीछे की ओर पटक दिया। ये गुर्गा हवा में ही डर के मारे चिल्लाया और बहुत जल्द उसका सिर जमीन से जा टकराया, उसका माथा जमीन पर फूट गया और ताज़ा खून बुरी तरह से बाहर निकलने लगा। जहां तक तीसरे की बात है, अन्य 2 ने जो समय दिया था उसके कारण तीसरा वाला काफी दूर भाग गया था, वह पहले से ही बहुत दूर था। हम्फ। बड़ी बहन वेई ने फुंफकारा और एक दूरगामी घुमाव के साथ प्रहार किया। क्रैक। उसके तुरंत बाद एक दुखद दर्दनाक चीख गूंज उठी।
कोई केवल बड़ी बहन वेई का डंडा तीसरे व्यक्ति के निचले पैरों पर टकराते हुए देख सकता था, जिससे उसके पैर हड्डियों के टुकड़ों और मांस के कीमे में बदल गए। जब बड़ी बहन वेई ने ऐसा किया तो जमीन पर खून की एक गहरी लकीर छूट गई और साथ ही प्रतिद्वंद्वी के शरीर से गिरे मांस के टुकड़े भी। जब राहगीरों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी अपनी आंखों में खौफ और विस्मय के भाव के साथ एक एक करके पीछे हट गए। इस क्रूर दृश्य को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि बड़ी बहन वेई ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और बहुत स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को खींचते हुए आगे बढ़ती रही। लगभग आधा किलोमीटर 0.31 मील तक वह चली। खून की गहरी लकीर इतनी सीधी थी कि मानो किसी ने दूरी मापने के लिए पैमाने का इस्तेमाल किया हो। जब तक वे सुहानी के पास पहुंचे, विरोधी पक्ष के घुटने की चक्की पहले ही एक खाली जगह में बदल चुकी थी और उसका निचला पैर उसी अवस्था में था जैसे उसे आरी से काट दिया गया हो, पूरी तरह से गायब। इस समय तक सुहानी ने जियान का इलाज लगभग पूरा कर लिया था। उसने अर्ध बेहोश जियान को बड़ी बहन वेई की बाहों में सौंप दिया और फिर धीरे से खड़ी होकर मुड़ी। बिना एक शब्द कहे उसने कमजोर आभा वाले उन लोगों की ओर देखा। तुम लोग आखिर तुम हो कौन? सुहानी ने उपहास किया। हम ब्राइट मून हॉल के सदस्य हैं। हर कोई जानता है कि ब्राइट मून हॉल के पीछे तीसरा एल्डर है। तुमने तीसरे एल्डर के लोगों से पंगा लेने की हिम्मत की। तुम्हारी बर्बादी तय है। इन 10 या उसके आसपास लोगों में अभी भी कुछ सांसें बची थीं और उन्होंने इस समय सुहानी को धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हालांकि सुहानी पाताल लोक के असुर की तरह ठंडी और विरक्त थी। उसकी नज़र 1000 साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी थी और केवल एक नज़र किसी की भी हड्डियों तक सिहरन भेजने के लिए काफ़ी थी। तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? सुहानी ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा। वर्तमान में अभी भी उसके दिल में डर बना हुआ था। अगर वह ठीक समय पर नहीं पहुंचती तो जियान का क्या होता? सुहानी को पूरा यकीन था कि जियान की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई होती। अतीत में जियान ने कई बार सुहानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। विशेष रूप से सीक्रेट ड्रैगन टेरिटरी में वह समय था जब जियान ने बीचेनियम के साथ मिरर डोर की रक्षा की थी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। हर बार जब सुहानी इसके बारे में सोचती तो अपराध बोध से उसका दिल दर्द करने लगता था। अब उसकी यह अच्छी दोस्त पीछा किए जाने और हमला किए जाने से इतनी बुरी स्थिति में थी। सुहानी क्रोधित कैसे नहीं हो सकती थी? सुहानी के सवाल का सामना करते हुए ब्राइट मून हॉल के सदस्यों ने निराशा में एक दूसरे को देखा, फिर भी उनमें से कोई नहीं बोला। नहीं बोल रहे हो? सुहानी ने धीरे धीरे कदम दर कदम उनके पास पहुंचते हुए उपहास किया। वह औरत मरने लायक है। उसमें शर्म की कोई भावना नहीं है। उसने वास्तव में पहले हमारे यंग मास्टर लिंक को लुभाने की हिम्मत की और फिर एक दूसरे आदमी के साथ मजाक संबंध किया। वह बस बेशर्म है। ब्राइट मून हॉल के समूह के नेता ने अपनी छाती में भरे हुए झूठे क्रोधित न्याय की भावना पर कार्य करते हुए कहा। जब सुहानी ने यह सुना तो जिस क्रोध को उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था वह फिर से भड़क उठा। उसने कोई बचाव सफाई पेश करने की जहमत नहीं उठाई। सुहानी ने केवल विरोधी पक्ष को एक ठंडी नज़र से देखा जिससे उनके दिमाग में दहशत फैल गई। तुम सभी मरने लायक हो। सुहानी ने इन शब्दों के साथ उनकी मौत की सज़ा सुनाई। समूह के नेता ने उस पर विश्वास नहीं किया और उपहास किया। हे। तुम जानती हो, हम ब्राइट मून। इससे पहले कि वह अपने संप्रदाय का नाम पूरा कर पाता, सुहानी के हाथों में अचानक एक स्पष्ट रूप से ठंडी बर्फीली तलवार दिखाई दी। उसने इसे दोनों हाथों से उठाया और ऊपर से नीचे की ओर प्रहार किया। क्रैक! आह! लोगों के समूह में घबराहट भरी चीखें गूंज उठीं और पीछे वाले लोग अब लगातार पीछे की ओर खिसक रहे थे। इसके कारण सुहानी के सामने का एक बड़ा क्षेत्र खाली हो गया। ये सुहानी की केवल एक तलवार का प्रहार था, तो फिर इसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? इसका स्पष्टीकरण सुहानी की तलवार की स्थिति से शुरू हुआ। वह क्षैतिज या तिरछे नहीं काट रही थी, बल्कि सीधे नीचे। सुहानी की तलवार के सीधे नीचे प्रहार करने के बाद समूह का नेता, जो आधा घुटनों के बल बैठा था, अब सिर से पैर तक पूरी तरह से 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक आधा हिस्सा बाईं ओर गिर गया और दूसरा दाईं ओर। उसके फटे हुए चेहरे पर उसकी आंखें सच में बहुत चौड़ी खुली थीं। चूंकि सुहानी का जानलेवा प्रहार बहुत अचानक हुआ था, इसलिए उस आदमी को प्रतिक्रिया देने से पहले ही 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। आप जानते हैं, वह तीसरे एल्डर का ब्राइट मून हॉल था। सुहानी का यह प्रहार एक चेतावनी के रूप में भी माना जा सकता था। इसने तुरंत उन सभी लोगों को झकझोर कर रोक दिया जो अभी अभी बहुत सी व्यर्थ और प्रतिकूल बातें कह रहे थे। वे सभी सन्न रह गए। उसने सच में मारने के लिए कहने के तुरंत बाद ही मार डाला। वे ब्राइट मून हॉल के सदस्य थे। ब्राइट मून हॉल। अपने हाथ में खून से सनी चेन्ड यंग तलवार लिए सुहानी धीरे धीरे कदम दर कदम उनके पास पहुंची। ब्राइट मून हॉल के सदस्यों के रंग पीले पड़ गए थे और उनके चेहरों से पसीना बह रहा था। उनके मुंह से लगातार निकल रहा था, क्या तुम्हें तीसरे एल्डर से डर नहीं लगता?
अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो ब्राइट मून हॉल तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। बस तीसरे एल्डर के क्रोध का सामना करने के लिए प्रतीक्षा करो। सुहानी की नज़रें बाजों और चील की तरह तेज और भयंकर थीं। जब उसने वे शब्द सुने तो उसके होठों के कोने एक घमंडी, ठंडी और क्रूर मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए। ब्राइट मून हॉल, मैं जिन्हें मारने जा रही हूँ वे ठीक तुम ही हो, ब्राइट मून हॉल के सदस्य। तथा तुम पास मत आना। वूश, सुहानी ने अपना हाथ उठाया और उसकी तलवार नीचे आए एक व्यक्ति का सिर काटते हुए। अरे अरे अरे, क्या तुम सच्चाई नहीं जानना चाहती थी? मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं वूश, सुहानी ने फुर्ती से क्षैतिज रूप से तलवार चलाई और उस व्यक्ति का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। तुम पास मत आना, पास मत आना। वो वूश, सिर लगातार करते रहे। वर्तमान में सुहानी पाताल लोक के एक राक्षस की तरह थी। हर 10 कदम पर वह एक व्यक्ति को मार रही थी और 100 कदमों के भीतर उसने ब्राइट मून हॉल के गुर्गों के समूह का लगभग पूरी तरह से सफाया कर दिया था। वह उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। सुहानी रक्त से रंगे एक असुर की तरह थी। खून की बूंदें उसकी चौड़ी बर्फ जैसी सफ़ेद आस्तीन और परी जैसी बहती पोशाक पर छलक कर धब्बे बना रही थीं, जो ऐसे लग रहे थे जैसे खिले हुए लाल रंग के प्लम के फूल हों। जब तक जियान ने अपनी आंखें खोलीं, सुहानी पहले ही लोगों के पूरे समूह को मार चुकी थी। लुलुओ, सुहानी को देखते ही जियान की आंखें बेकाबू होकर लाल हो गईं और उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई, गला रुंध गया। सुहानी का सख्त शरीर थोड़ा हिला। अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ वह मुनी और जियान की ओर मुस्कुराई। तुमने अपना ख्याल कैसे रखा है? हम बस कुछ महीनों से नहीं मिले हैं और तुमने अपनी इतनी बुरी हालत कर ली है। जियान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं भरी आंखों में एक मुस्कान थी। उसने सुहानी को कसकर पकड़ लिया। लुलुओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तुम मुझे इस जन्म में दोबारा नहीं देख पाती। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा खून मरे हुए लोगों के मांस और हड्डियों को फिर से जीवित कर सकता है। अगर तुम मर भी जाती तो भी मैं तुम्हें यमराज के हाथों से वापस छीन लाती। मरने के बाद भी तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। क्या तुम अब पछता रही हो? सुहानी ने शांत होने का नाटक किया। जियान ने पफ की आवाज़ निकाली, हंस पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सुहानी का आसपास होना बहुत अच्छा है। जियान मूल रूप से चिंतित और हताश महसूस कर रही थी, लेकिन सुहानी को देखते ही उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। अचानक जियान के मन की स्थिति बदल गई और उसने सुहानी का हाथ एक कसी हुई और भारी पकड़ के साथ खींच लिया। सुहानी ने सोच में पड़ते हुए कहा, बीचेन के बारे में क्या? क्या उसे कुछ हुआ है? जियान के दिमाग में एक झटका सा लगा और उसने एक उदास भाव के साथ अपना मुंह फेर लिया। सुहानी जानती थी कि जियान किस बात से चिंतित थी और उसने उसे गंभीरता से कहा, यहाँ देखो, मैं ही वह थी जिसने तुम्हारे सामने लोगों के इस पूरे समूह को मार डाला। मैं अब पहले से ही एक 2 स्टार सेंट रैंक की हूँ और तुम्हारी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। इसलिए मुझे जल्दी बताओ, वास्तव में क्या हुआ है? और वह यंग मास्टर लिंग कौन है? जियान चिंतित थी कि सुहानी पर्याप्त मजबूत नहीं होगी और वह सुहानी को परेशानी में घसीट लेगी, इसलिए उसने सुहानी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। ये जानकर सुहानी ने जियान को सहज करने के लिए ये शब्द कहे, 2 स्टार सेंट रैंक। जियान ने अपनी साफ काली आंखों से सुहानी को बेवकूफ़ों की तरह घूरा और वह लगभग जवाब देना ही भूल गई। उसे याद था कि जब वह पहली बार सुहानी से अलग हुई थी तब सुहानी को कमांडर रैंक तक पहुंचे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। फिर भी सुहानी इतनी जल्दी 2 स्टार सेंट रैंक बन गई थी। ये कैसे संभव था? जियान ने स्पष्ट रूप से बहुत होशियार न दिखने वाली बड़ी बहन वेई की ओर देखा और गहराई से स्तब्ध रह गई। 3 स्टार सेंट रैंक की ताकत के साथ वह अभी भी लुलुओं की अंगरक्षक बन गई थी। जियान ने बड़ी बहन वेई को देखा, जिसने अपनी छाती थपथपाई, सुहानी की अंगरक्षक बनने में सक्षम होने पर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। और यह व्यक्ति परगेटरी सिटी के छठे एल्डर हैं और वे मेरे दोस्त हैं। सुहानी ने छठे एल्डर की ओर सिर हिलाया। छठे एल्डर ने, जो एक सीधा गंभीर चेहरा बनाए हुए थे, अपनी आंखें चौड़ी करके और अपनी नाक से हवा छोड़ते हुए एक सख्त रूप धारण कर लिया। ये देखकर कि सुहानी ने उनका परिचय दिया और जियान की ओर सिर हिलाकर एक तरह से अभिवादन पूरा किया, उन्होंने अभी भी गंभीरता और सख्ती से सुहानी को सुधारा, दोस्त नहीं, तुम मेरी भविष्य की मास्टर गुरु हो। अगर हम कहें कि सुहानी 2 स्टार सेंट रैंक की थी और बड़ी बहन वेई की 3 स्टार सेंट रैंक जियान को चौंकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो उस छठे एल्डर ने पानी में उड़ते हुए तोप के गोले की तरह जियान के दिल में सदमे की लहरें भेज दीं। वास्तव में ये खबर सुनकर कौन हैरान नहीं होगा? परगेटरी सिटी के प्रतिष्ठित छठे एल्डर, जो मूल रूप से जनता से बहुत ऊपर थे, अनगिनत लोगों द्वारा श्रद्धा और पूजा का विषय थे, अब किसी तरह कह रहे थे कि सुहानी उनकी भविष्य की मास्टर होगी। यह क्या बकवास है? जियान को लगा कि वह निश्चित रूप से सपना देख रही थी।
उसने अपनी आंखें मलीं और उन्हें फिर से मला, ये देखते हुए कि उसके सामने के लोग अभी भी वहीं थे। फिर कमजोरी से सुहानी से पूछा, क्या मैं बीमारी से मर रही हूँ और मुझे मतिभ्रम हो रहा है? सुहानी हंस पड़ी, मर रही हो क्या? मेरे आसपास रहते हुए तुम कैसे मर सकती हो? ये सच है। जी यान ने हंसी ठिठोली की। फिर उसने बीचेन यंग के बारे में सोचा और उसकी आंखों में एक चिंतित भाव आ गया। लुलुओ, जल्दी करो, जल्दी से बीचेन को बचाने चलो। वह कहाँ है? सुहानी को एहसास हुआ कि हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। तियानई ड्यूएल एरेना। जी यान बेहद घबराई हुई थी। मेरी वजह से बीचेन लिंग जुआनरान के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा है। लेकिन बीचेन लिंग जुआनरान को कैसे हरा सकता है? हम रास्ते में इसके बारे में बात करेंगे। सुहानी ने बड़ी बहन वेई को जियान को अपनी पीठ पर लादने दिया और समूह उस तियानई ड्यूएल एरेना की ओर चल पड़ा जिसके बारे में जियान ने बात की थी। भीतरी शहर में तियानई ड्यूएल एरेना जीवन और मृत्यु युद्ध मंच के समान था, जिसे विशेष रूप से लोगों के युद्ध करने के लिए बनाया गया था। रास्ते में जियान ने संक्षेप में सुहानी को हुई घटनाओं से अवगत कराया। बेशक, सुहानी द्वारा मारे गए ब्राइट मून हॉल के आदमियों के बयानों के बारे में जो कुछ भी कहा गया था वह सब झूठा और हास्यास्पद था। सुहानी के जाने के बाद जियान और बीचेन यंग एलिट ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गए थे और उस जीनियस ट्रेनिंग कैंप की तैयारी कर रहे थे जो जल्द ही होने वाला था। एक बार वे जादुई जानवर क्षेत्र गए जहां उनके साथियों की असामान्य मौत हो गई। तब किसी ने झूठी रिपोर्ट कर दी, ये कहते हुए कि बीचेन और जियान ने उनकी उपलब्धियों को चुराने के उद्देश्य से उन्हें मारने के लिए एक टीम बनाई थी। उस व्यक्ति की रिपोर्ट गंभीर थी और गवाहों के बयान और भौतिक साक्ष्य जियान और बीचेन के पक्ष में नहीं थे। उन्हें मूल रूप से फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन कानून लागू करने वाला अधिकारी ग्रेट एल्डर के अधीन था जो व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए और उन्होंने जियान और बीचेन यंग की रक्षा की। लेकिन एलीट ट्रेनिंग कैंप की घटना को और टाला नहीं जा सकता था। इस प्रकार जियान और बीचेन यंग भीतरी शहर लौट आए और केवल खुद से ही अभ्यास साधना कर सकते थे। लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि विरोधी पक्ष उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। इस समय लिंग जुआनरान सामने आया। उसका पहला लक्ष्य जियान था, लेकिन जियान हंगामा नहीं करना चाहती थी और उसने उसका विरोध किया, लेकिन उनकी हाथापाई दूसरों ने देख ली, इसलिए खबर बाहर आ गई। जियान और लिंग जुआनरान का मामला जंगल की आग की तरह फैल गया और बीचेन यंग लिंग जुआनरान को निजी तौर पर खोजने गया लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। लिंग जुआनरान तीसरे एल्डर का आदमी है। सुहानी का चेहरा काले बादलों से ढके आसमान की तरह हो गया जिस पर गहरी उदासी और क्रोध छाया था। जब काले बादलों ने आसमान को ढक लिया तो तूफान का उठना तय था। हाँ, लिंग जुआनरान तीसरे एल्डर का भतीजा है, उसने हमेशा तीसरे एल्डर की बात मानी है। जियान ने नफरत भरी आंखों से अपने निचले होठ को काटा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। सुहानी के दिल पर अपराधबोध छा गया। तीसरा एल्डर जिसे निशाना बनाना चाहता था वह मैं हूं। तुम लोग मेरी वजह से इस सब में फंस गए। नहीं, जियान ने अपना सिर हिलाया। अगर मेरी पहचान की बात नहीं होती तो तीसरा एल्डर ऐसा नहीं करता। जियान की पहचान के बारे में बात करते हुए सुहानी ने कड़वाहट से मुस्कुराए। उसने पहले ही सीनियर ब्रदर लुओ से इस मामले के बारे में पूछा था। सीनियर ब्रदर लुओ ने उसे बताया था कि ऐसा नहीं था कि जियान की होली मेडेन पवित्र कन्या के रूप में स्थिति छोटी थी, बल्कि यह था कि वह अभी भी एक परीक्षण अवधि में थी और वह अभी तक एक सच्ची होली मेडेन नहीं बनी थी। जब वह जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करेगी, ड्रैगन लिस्ट में जगह बनाएगी और एक एल्डर बनेगी, केवल तभी वह वास्तव में परगेटरी सिटी को अपने आदेशों के अधीन कर सकती थी। संक्षेप में, पहचान और ताकत का एक समान होना जरूरी था। जियान वर्तमान में ताकत में कमजोर थी, इसलिए उसकी यह पहचान अभी बेकार थी। तो क्या हुआ लिंग जुआनरान का? हाँ, मुझे उससे मिलने दो। सुहानी ने उपहास किया और लोगों के एक समूह को तियानई ड्यूएल एरेना की ओर ले गई। इस समय तियानई ड्यूएल एरेना बहुत जीवंत भीड़भाड़ वाला था। सामान्य रूप से रहस्यमयी यंग मास्टर लिंग, जो कभी कभार ही नजर आता था, वह आज वास्तव में कमांडर रैंक के एक युवक के साथ युद्ध में लगा हुआ था। यदि फेरी वुयू तीसरे एल्डर की सबसे गौरवान्वित शिष्या थी तो यंग मास्टर लिंग तीसरे एल्डर का पसंदीदा कनिष्ठ भतीजा था। लिंग जुआनरान होशियार और चतुर था। उसकी साधना सीधे तीसरे एल्डर द्वारा सिखाई गई थी, इसलिए उसने कम उम्र में ही जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश कर लिया था। वह संकी था और सही गलत की परवाह किए बिना अपने लोगों की गलतियों का बचाव करता था। जिन लोगों को लिंग जुआनरान के संरक्षण में लिया गया था, चाहे वे सही हो या गलत, या अगर उन्होंने कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत की हो, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनके लिए खड़ा होने आ जाता था। और अब तक केवल एक ही व्यक्ति था जिसे लिंग जुआनरान ने अपने संरक्षण में लिया था, और वह थी फेरी वुयू। फेरी वुयू को लिंग जुआनरान के संरक्षण में पाला गया था। हालांकि वह अब लिंग जुआनरान से अधिक मजबूत थी, लेकिन उसकी देखभाल में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लिंग जुआनरान यहाँ बीचेन यंग और जियान से निपटने आया था क्योंकि उसने तीसरे एल्डर से कुछ सुना था।
तीसरे एल्डर ने कहा कि अपस्ट्रीम माउंटेन में फेरी वुयू को प्रताड़ित किया गया था और जिसने ऐसा किया था वह सुहानी थी। चून की विषय पक्षपाती था और वह सुहानी के दोस्तों के प्रति पूर्वाग्रही था, इसलिए लिंग जुआनरान ने पहले सुहानी के दोस्तों को खोजने और उन्हें परेशान करने की योजना बनाई और फिर हिसाब चुकता करने के लिए अपस्ट्रीम माउंटेन में सुहानी को खोजने जाने वाला था। लिंग जुआनरान और बीचेन यंग का मुकाबला अंतिम मोड़ पर पहुंच गया था। बूम! लिंग जुआनरान ने बीचेन यंग के पेट में एक भारी मुक्का मारा जिससे वह दूर जा गिरा। बीचेन यंग युद्ध के मंच पर भारी रूप से गिरा और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। तुम हार गए। लिंग जुआनरान गर्व से खड़ा था। बीचेन यंग को तुच्छ समझते हुए उसने उदासीनता के साथ खेल के परिणाम की घोषणा की। मैं नहीं हारा। बीचेन यंग खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए लड़खड़ाया। वह मुश्किल से खड़ा हो पाया था और इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, लिंग जुआनरान उसकी ओर लपका, एक हाथ से उसके कंधे को जकड़ लिया, उसके शरीर को एक जगह स्थिर रखा और दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाकर उसके पेट पर जोरदार वार किया। उसकी मुट्ठी ने बीचेन यंग पर भारी प्रहार किया। एक बार फिर से और फिर से। बीचेन यंग के हालिया सुधार पहले से ही बहुत महान थे, फिर भी वह आखिरकार एक विदेशी महाद्वीप से था, तो वह स्थानीय निवासी लिंग जुआनरान से कैसे तुलना कर सकता था। इसके अलावा वर्तमान लिंग जुआनरान ने पहले ही 50 वर्षों का वास्तविक साधना समय जमा कर लिया था। यदि बीचेन यंग को 50 वर्ष दिए जाते तो लिंग जुआनरान उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था। बीचेन यंग के लिए दुर्भाग्य से उनके साधना के समय में वास्तव में एक भारी अंतर था। इस क्षण दर्शकों की आंखों में दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जमीन पर गिरे खून को शुरुआत में कुछ बूंदों से बढ़कर एक पोखर में बदलते देखा जिसने जमीन को लाल रंग से रंग दिया था। ये फैलने लगा था, जो खिलते हुए रेड स्पाइडर लिली की तरह बहते खून की छोटी धाराओं में बढ़ रहा था, जो अजीब तरह से आकर्षक लग रहा था। जब सुहानी पहुंची तो उसने संयोग से बिल्कुल यही दृश्य देखा। इस क्षण सुहानी की आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसकी आंखों की गहराई में गहरे लाल खून के निशान फैलते हुए देखे जा सकते थे। सुहानी के पास आगे सोचने का समय नहीं था। जब वह टेलीपोर्ट होने के बाद फिर से प्रकट हुई तो वह पहले से ही लिंग जुआनरान के शरीर के पीछे थी। लिंग जुआनरान ने सहज रूप से खतरे को महसूस किया। सेवन स्टॉर्स पल द्वारा मजबूत होने के बाद उस क्षण चेंग यंग तलवार ने अभूतपूर्व शक्ति का विस्फोट किया। वूश! एक तेज आवाज गूंजने के बाद, हालांकि लिंग जुआनरान ने काफी तेजी से चकमा दे दिया था, लेकिन उसके हाथ की हथेली जिससे उसने बीचेन यंग को पकड़ा हुआ था, सुहानी द्वारा बुरी तरह से काट दी गई थी। अगर उसने तेजी से चकमा नहीं दिया होता तो उसका पूरा हाथ कट जाता। लिंग जुआनरान ने बीचेन यंग को छोड़ दिया। बीचेन यंग के शरीर ने अपना सहारा खो दिया और वह तुरंत बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बीचेन यंग की वर्तमान स्थिति को देखकर सुहानी की आंखें लाल हो गईं और हत्या की मंशा ज्वालामुखी के लावे की तरह उबल पड़ी। बीचेन यंग का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी छाती के सामने का कॉलर ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरे लाल खून के धब्बे में भीग गया हो। उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था और उसकी सांसें इतनी कमजोर थीं जैसे वह किसी भी पल मर जाएगा। एक समय के आत्मसंतुष्ट और आशावादी युवा को याद करते हुए और उसकी वर्तमान मुश्किल से सांस लेने वाली स्थिति को देखकर सुहानी के दिल को ऐसा लगा जैसे उसे किसी विशाल हाथ ने जकड़ लिया हो, जिससे उसे असहनीय बेचैनी हो रही थी। इस समय तक जियान लड़खड़ाते हुए जल्दी से पास आ गई थी। चिंता मत करो, मैं उसे बचाऊंगी। सुहानी की आवाज़ तेज और स्पष्ट थी। कोई केवल एक ठंडी रोशनी को चमकते हुए देख सकता था क्योंकि चेंग यंग तलवार ने सुहानी की कलाई पर जोर से वार किया और खून तुरंत बाहर बहने लगा। उसका मुंह खोलो, सुहानी ने गंभीरता से निर्देश दिया। जियान ने जल्दी से बीचेन यंग का मुंह खोला, जबकि सुहानी ने अपनी कलाई ऊपर कर दी। बहुमूल्य गहरा लाल खून बहने लगा। सुहानी की ठीक होने की क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत थी और घाव कुछ ही देर बाद अपने आप ठीक हो जाता था। इस प्रकार सुहानी ने पहले से ठीक हो चुके घाव को बार बार काटा। मंच के नीचे बैठे दर्शक इस दृश्य को भौचक्के होकर घूर रहे थे। वे न केवल सुहानी के घावों के ठीक होने की गति से हैरान थे बल्कि सुहानी के ठंडे और निर्विकार भाव से और भी अधिक हैरान थे। एक ही घाव पर बार बार काटना, ये ठीक होता और फिर से काट दिया जाता, ठीक हुआ, फिर से काटा गया, ये कितना दर्दनाक था। लेकिन सुहानी की भौहें बिल्कुल नहीं हिलीं, मानो वह जिस कलाई को काट रही थी वह उसकी अपनी थी ही नहीं। ये याद करने में पहले ही असमर्थ होने पर कि सुहानी ने अपनी ही कलाई को कितनी बार काट लिया था, उसने तब तक जारी रखा जब तक कि छठे एल्ड की आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। बस करो, वह अभी तक होश में नहीं आया है। सुहानी की आवाज़ में एक ठंडा और बर्फीला लहजा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भी बहुत अधिक खून खो दोगी और मर जाओगी। इसके अलावा तुम्हारे खून के औषधीय गुण बहुत सघन हैं। अगर वह इसे अवशोषित नहीं कर सकता तो ये बस जहर बन जाएगा जो अंत में उसे नुकसान पहुंचाएगा। छठे एल्डर ने सुहानी को दूर खींच लिया।
सुहानी को लगा कि छठे एल्डर का तर्क काफ़ी हद तक सही था और इसलिए वह रुक गई। हालांकि लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था। तुम लोग पहले नीचे जाओ। सुहानी ने बड़ी बहन वेई को बीचेन यंग और जी यान को नीचे ले जाने दिया। उन दोनों के पूरे शरीर पर चोटें थीं, इसलिए उनका मंच पर रहना ठीक नहीं था। बड़ी बहन वेई पीछे मुड़ी। वह लड़ना चाहती थी। अच्छी लड़की, पहले उनकी रक्षा करो, मैं तुम्हें बाद में अच्छे से लड़ने दूंगी। सुहानी ने प्यार से बड़ी बहन वेई का कंधा थपथपाया। बड़ी बहन वेई ने लिंग जुआनरान को भयंकर रूप से घूरा। वह तब तक घूरती रही जब तक कि लिंग जुआनरान को अपने दिल में एक अकथनीय ठंडक दर्द महसूस नहीं हुई। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, बड़ी बहन वेई पहले ही जी यान और बीचेन यंग को नीचे ले जा चुकी थी, एक एक हाथ में पकड़कर। उन लोगों को नीचे जाते देख लिंग जुआनरान ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे मामले में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुहानी ने उसे देखकर उपहास किया। इस क्षण छठा एल्डर सुहानी के पीछे से बाहर आया और ठंडी नज़र से लिंग जुआनरान को देखा। तो मेरा क्या मैं तुम्हारे मामले में दखल दे सकता हूँ? केवल इसी क्षण लिंग जुआनरान को एहसास हुआ कि छठा एल्डर प्रकट हो गया था। उस पर एक नज़र डालने के बाद उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था, और कुछ सोचने के बाद लिंग जुआनरान का चेहरा तुरंत सख्त सुन्न हो गया। उसे एहसास हुआ ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वास्तव में छठा एल्डर ही था। छठे एल्डर ने एक बार तीसरे एल्डर की बीमारी का इलाज किया था और लिंग जुआनरान ने उसे उसी समय देखा था। तुम इससे कैसे निपटना चाहती हो? छठे एल्डर ने सुहानी से कहा, बिना गलत सुने। हालांकि यह वाक्य पूछताछ के दौरान अक्सर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ जब छठे एल्डर ने ऐसा कहा तो उसका वास्तव में अक्षरशः यही अर्थ था। छठा एल्डर सुहानी के लिए और अधिक काम करने का इंतजार नहीं कर सकता था ताकि वह उसकी नज़रों में अच्छा बन सके और उस एहसान के बदले में वह औषधीय ज्ञान प्राप्त कर सके जो वह चाहता था। हालांकि लिंग जुआनरान ने वह वाक्य नहीं सुना। उसने छठे एल्डर से वहीं के वहीं कहा, बूढ़े आदमी, तुम अपस्ट्रीम माउंटेन से बाहर आए हो। जब आंटी ये देखेंगी तो वह निश्चित रूप से बहुत उत्साहित होंगी। लिंग जुआनरान की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि छठे एल्डर ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। लिंग जुआनरान। सुहानी ने मुस्कुराते हुए छठे एल्डर को देखा। क्या सच में उसके साथ मेरी मर्जी के अनुसार बर्ताव किया जा सकता है? क्या वह तीसरे एल्डर का पसंदीदा भतीजा नहीं है? छठे एल्डर ने गर्व से अपनी दाढ़ी सहलाए और फुंफकारते हुए कहा, तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें केवल ये बताना है कि इसका बायां हाथ काटना है या दायां हाथ। क्या होगा अगर मुझे केवल बायां हाथ ही नहीं बल्कि दायां भी चाहिए? सुहानी ने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए, उदासीनता से और सीधे खड़े होकर लिंग जुआनरान को अपनी आंखों में एक गहरी उपहासपूर्ण चमक के साथ देखते हुए कहा, तुम्हें दोनों हाथ चाहिए? हम। छठे एल्डर ने अपनी दाढ़ी रगड़ी और कुछ देर के लिए विचार किया। क्या ये करना मुश्किल है? सुहानी ने एक मुस्कान के साथ ताना मारा। बायां हाथ, दायां हाथ, यह अभी भी उसके क्रोध की ज्वाला को बुझाने के लिए काफ़ी नहीं था। उन दोनों ने लिंग जुआनरान के बारे में इस तरह चर्चा की जैसे आसपास कोई और न हो। लिंग जुआनरान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वह अदृश्य हो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। लिंग जुआनरान अपने दिल में उबल रहे गुस्से से लगभग मर ही गया था। वह भारी कदमों से सुहानी के पास गया और उसे सीधे देखते हुए बोला, तुम कौन हो? सुहानी आधी मुस्कुराए, लिंग जुआनरान, तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मूर्खतापूर्ण ढंग से मेरे दोस्त से पंगा लेते हो। तुम सुहानी हो। लिंग जुआनरान की आंखें तीव्रता से फट रही थीं। क्या तुम ही वह हो जिसने वू यू को प्रताड़ित किया है? मैंने वू यू को प्रताड़ित किया? सुहानी ने अपने सामने खड़े उस बेवकूफ़ को ऐसे देखा जैसे वह सच में मूर्ख हो। फेरी वू यू कितनी शक्तिशाली थी? फिर वह सुहानी कितनी शक्तिशाली थी? इसके अलावा वह फेरी वू यू ही थी जो शुरुआत से ही उसे लगातार उकसा रही थी, और अब किसी तरह मामला उल्टा हो गया था। उस पर फेरी वू यू को धमकाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। क्या मजाक है? सुहानी ने उपहास किया। सही बात है, मैंने उसे धमकाया। तो इसमें क्या? जब लिंग जुआनरान ने यह सुना तो वह तुरंत आग बबूला हो गया। सुहानी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारोगे? ठीक है, सुहानी ने कहा। फिर उसने छठे एल्डर की ओर खेदपूर्वक देखा। छठे एल्डर, आपने बड़ी मेहनत से इसकी जान बचाई, लेकिन यह ज़बरदस्ती खुद को मौत के मुंह बंद गली में धकेलने पर अड़ा हुआ है। ये वास्तव में आपके नेक इरादों पर पानी फेर रहा है। लिंग जुआनरान इतना क्रोधित हुआ कि वह गुस्से से लगभग पैर पटकने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुहानी बहुत स्पष्ट रूप से कह रही थी कि वह उसे हरा नहीं पाएगा और उससे लड़कर वह केवल मौत को बुलावा दे रहा था। मौत की लड़ाई? मैं तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। लिंग जुआनरान इतना क्रोधित था कि उसके माथे पर एक फड़कती हुई नीली नस उभर आई। मौत की लड़ाई? लिंग जुआनरान, तुम्हें वास्तव में इस पर ठीक से विचार करना चाहिए।
जीवन और मृत्यु की लड़ाई में तुम अपने जीवन या मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हो। सुहानी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। केवल वे ही जो सुहानी को समझते थे जानते थे कि वह जितनी अधिक उज्ज्वल मुस्कुराती थी उतना ही गहरा वह अपना गुस्सा दबा रही होती थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी? ऐसा नहीं था कि लिंग जुआनरान अहंकारी था। वह ड्रैगन लिस्ट में 16वें स्थान पर था और फेरी वुयू से थोड़ा ही कमज़ोर था, लेकिन वास्तव में वह ज़्यादातर लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसके अलावा उसने सुहानी की स्थिति के बारे में पहले ही सब कुछ सुन रखा था। उसने मूल्यांकन पास कर लिया था और कुछ ही महीने पहले जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश किया था। सब कुछ ध्यान में रखते हुए वह केवल डिस्टल एंड माउंटेन में रहने वालों के स्तर पर ही होगी। लिंग जुआनरान को लगा कि वह सुहानी को एक उंगली से कुचलकर मार सकता है, जैसे किसी चींटी को कुचलकर मारना हो। सुहानी ठंडेपन से हंसी। अपनी आंटी को बुलाओ। सुहानी ने अपनी आस्तीन झटकी और मंच पर एक आरामदायक लाल चंदन की कुर्सी दिखाई दी। फिर वह इत्मीनान से बैठ गई और अपने दोनों पैर ऊपर कर लिए। मंच के नीचे के लोग ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी किसी को युद्ध के मंच पर इतने शानदार तरीके से बेपरवाह, आत्मविश्वासी और सहज होने का मतलब दिखाते नहीं देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध का मंच आमतौर पर उन्हें खून, क्रूरता और मौत का आभास देता था। लिंग जुआनरान ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर की। कोई ज़रूरत नहीं है। सुहानी बेपरवाही से मुस्कुराई। मैं ये तुम्हारी खातिर कर रही हूँ। मैं तुम्हें मरने से पहले आखिरी बार अपनी आंटी को देखने दे रही हूँ, फिर भी तुम मेरी दयालुता की कद्र नहीं कर रहे हो। तुम। लिंग जुआनरान सुहानी के कारण गुस्से से लगभग मरने ही वाला था, जैसी कि इस बड़बोली छोकरी से उम्मीद थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मासूम और दयालु फेरी वुयू को इसके द्वारा प्रताड़ित किया गया था, लिंग जुआनरान ने नफरत से सोचा। सुहानी ने धीरे से अपना पैर उठाया। अगर तुम अपनी आंटी को नहीं बुलाते तो हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। सुहानी की नज़र पंख की तरह हल्के से लिंग जुआनरान के चेहरे पर पड़ी, जबकि उसके होंठ एक उपहासपूर्ण मुस्कान में मुड़ गए। अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालती हूँ तो तुम्हारी आंटी निश्चित रूप से बदला लेने के लिए मुझे मारने की कोशिश करेगी, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? सबसे अच्छा यही होगा कि उसे तुम्हारे जीवन और मृत्यु से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया जाए। लिंग जुआनरान शुरू में एक त्वरित लड़ाई लड़कर इसे खत्म करना चाहता था, क्योंकि वह सुहानी को इतना कमज़ोर समझता था कि वह एक चींटी से बहुत अलग नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसकी आंटी को बुलाकर समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की जिद क्यों कर रही थी। मेरी आंटी राज्य के कई मामलों में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने कभी इतने छोटे मामलों की परवाह नहीं की है। वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं आएंगी। लिंग जुआनरान तीसरे एल्डर को बहुत अच्छी तरह समझता था। अगर तुम उनसे सुहानी का जिक्र करोगे तो वह निश्चित रूप से आएंगी। हालांकि जो तीसरे एल्डर को और भी बेहतर समझती थी वह सुहानी थी। कभी कभी किसी व्यक्ति का दुश्मन उन्हें उनके सबसे करीबियों की तुलना में बेहतर समझता है। लिंग जुआनरान ने सुहानी को घूरते हुए उपहास किया। चूंकि उसे सुहानी को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से यह पता लगाने देगा कि तीसरी एल्डर कितनी प्रभावशाली, सुंदर और महान थी। लिंग जुआनरान ने अपना संचार ताबीज निकाला। धीरे से बोलते हुए उसने तीसरे एल्डर को यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में बताया और अंत में सुहानी का जिक्र किया। उसने अभी तीसरे एल्डर के आकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में बात पूरी भी नहीं की थी। हालांकि सुहानी का जिक्र सुनते ही तीसरे एल्डर का चेहरा पहले से ही भयावह हो गया था और उसकी आंखों में एक शातिर और अशुभ चमक कौंध गई। वह छोकरी तीसरी एल्डर पहले ही कॉल काट चुकी थी, लेकिन लिंग जुआनरान अभी भी सदमे असमंजस में था। क्या उसने गलत सुना था? उसकी आंटी सच में व्यक्तिगत रूप से आ रही थी, सिर्फ उसके सामने खड़ी इस कमज़ोर सी छोटी छोकरी की वजह से। लिंग जुआनरान ने सुहानी को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन सुहानी ने उसे केवल अपनी उदासीन पीठ दिखाई। इस बीच छठा एल्डर निश्चित रूप से सुहानी के पक्ष में खड़ा था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। तुमने उस बूढ़ी चुड़ैल को यहाँ क्यों बुलाया? ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे हरा सकती हो? क्या उसके लिए मेरे पास आप नहीं हैं? सुहानी ने अपनी पलकें झुकाईं और अपने होठों के कोनों को एक दुष्ट मुस्कान में उठाया। बताए, उसे व्यक्तिगत रूप से अपने भतीजे को मरते हुए देखने देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये बहुत मज़ेदार नहीं है? छठा एल्डर, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इस छोटी सी दिखने वाली युवा लड़की के दिल में एक ऐसा शातिर गुण छिपा है। सुहानी को इस बात का डर नहीं था कि तीसरी एल्डर को गुस्सा आएगा, बल्कि उसे डर था कि कहीं तीसरी एल्डर आग बबूला न हो। इसके अलावा सुहानी पहले से ही क्रोधित तीसरी एल्डर को उससे निपटने के लिए छठे एल्डर की ओर धकेलने की योजना बना रही थी। छठा एल्डर सच में पूछना चाहता था, क्या ऐसा करना सच में ठीक है? हालांकि छठे एल्डर को भी लगा कि यह एक विशेष रूप से अच्छी बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके बाद सुहानी उस पर एक बड़ा एहसानमंद होगी। बहरहाल सुहानी के प्रति छठे एल्डर की धारणा एक पायदान और ऊपर चली गई।
शुरुआत से ही उसने हर कदम, हर संभावित परिणाम और यहाँ तक कि परिणामों के बचाव की भी गणना और योजना बनाना शुरू कर दिया था। उस तरह के क्रोध में भी सुहानी का दिमाग अभी भी इतनी सटीकता के साथ काम करने में सक्षम था। उसकी प्रशंसा न करना असंभव था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद छठे एल्डर ने आखिरकार उस कारण के बारे में निश्चित महसूस किया कि क्यों वह अपनी कम उम्र के बावजूद इतनी महान कीमियागर तकनीकी क्षमता रखने में सक्षम है। यह इसलिए था क्योंकि उसके पास एक अच्छा और तेज दिमाग था। प्रत्याशा में प्रतीक्षा में बिताया गया समय हमेशा बहुत जल्दी बीत जाता था। कुछ ही देर में तीसरी एल्डर आ गई। वे कई दिनों से नहीं मिले थे, लेकिन तीसरी एल्डर अभी भी एक शानदार बड़े लाल लबादे में सजी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी और उसके होंठ धधकती लपटों की तरह लाल थे। वह नाजुक, सुंदर और आकर्षक थी, फिर भी उसकी आभा 100% एक रानी की तरह थी। तीसरी एल्डर हल्के से नीचे उतरी। अचानक उस जगह पर सन्नाटा छा गया। एक शानदार चमक से घिरी तीसरी एल्डर को श्रद्धा से देखते हुए हर किसी ने ध्यानमग्न होकर अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही तीसरी एल्डर हल्के से युद्ध के मंच पर उतरी, उसने सुहानी पर अपनी नज़र डाले बिना अपने कपड़े ठीक किए। वास्तव में उसने सुहानी के आरामदायक प्रदर्शन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी एल्डर की नज़र छठे एल्डर की ओर गई। छठे, तुम बाहर आने को तैयार हो गए। क्या तुम अपनी प्रयोगशाला में नहीं रह रहे थे? जिस क्षण वह प्रकट हुई, तीसरी एल्डर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह छठे एल्डर के बहुत करीब हो। हालांकि इस निकटता से पता चलता था कि वह छठे एल्डर को खुद से कमतर नीचा मानती थी। छठे एल्डर ने बस इतना ही कहा। तीसरी एल्डर के लुभावने व्यवहार का सामना करते हुए छठा एल्डर एक भावहीन चेहरे के साथ बना रहा। वह अब एक गंभीर अभिव्यक्ति वाला एक सख्त बूढ़ा व्यक्ति था, सुहानी के साथ बात करते समय अपने मिलनसार स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। स्वाभाविक रूप से तीसरी एल्डर को पहले से ही छठे एल्डर के उसके साथ ठंडे व्यवहार की आदत थी और उसने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम्हें सच में बाहर अधिक टहलना चाहिए और कुछ ताज़ी हवा लेनी चाहिए। इस तरह तुम्हारे विचार अधिक सुचारू रूप से चलेंगे। कौन जाने, तुम्हें प्रेरणा भी मिल जाए। हालांकि तुम वर्तमान में परगेटरी सिटी में सर्वश्रेष्ठ कीमियागर हो, लेकिन तुम रक्षा नहीं कर सकते। छठे एल्डर ने तीसरी एल्डर को ठंडी नज़र से देखा और तुरंत उसे बीच में रोक दिया। मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। ओह, तीसरी एल्डर का दिल हिल गया। मुझे मत बताना कि पांचवां वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। छठे एल्डर ने तुरंत उसकी बात काट दी। तो फिर कौन है? अपने दिमाग में तीसरी एल्डर ने उन लोगों की सूची देखी जिन्हें वह जानती थी, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो पांचवें और छठे एल्डर से आगे निकल सके। वह छठे एल्डर ने सुहानी की ओर इशारा किया। तीसरी एल्डर ने पूर्ण अविश्वास में अपना हाथ हिलाया। छठे, मजाक मत करो। इस तरह की बात बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। सुहानी को गोलियां बनाना आता था, शायद। फिर भी अगर सुहानी का कीमियागर स्तर पांचवें और छठे एल्डर्स को पार कर गया है, तो तीसरी एल्डर ये कहना चाहती थी, अगर यह सच हुआ तो वह एक औषधीय कड़ाहा खाना पसंद करेगी। हालांकि वास्तव में किसी ने बहुत पहले ही एक औषधीय कड़ाहा खा लिया था। सुहानी के साथ हुआ वह मामला पांचवें एल्डर के लिए बहुत अपमानजनक था, इसलिए उसने आदेश दिया था कि कोई भी यह जानकारी बाहर न फैलाए। इसलिए पिल रिफाइनिंग टावर में मौजूद लोगों के अलावा किसी और को इस मामले के बारे में नहीं पता था। यह इस हद तक था कि तीसरी एल्डर ने सुहानी को कोई अहमियत ही नहीं दी थी। छठे एल्डर ने अधीरता से आग्रह किया, क्या तुम जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे? तुम अभी भी लड़ क्यों नहीं रहे हो? एक बार लड़ाई खत्म हो जाने पर छठा एल्डर सुहानी से फार्माकोलॉजिक दवा विज्ञान के बारे में परामर्श करना चाहता था। इस क्षण लिंग जुआनरान आगे आया और तीसरी एल्डर से आत्मसंतुष्टि के साथ बोला, आंटी, यह मौत की लड़ाई के लिए एक समझौता है। इस पर हस्ताक्षर कर दें। तीसरी एल्डर ने उस समझौते को देखा जो लिंग जुआनरान के हाथ में था। ये समझौता लिंग जुआनरान द्वारा तैयार नहीं किया गया था। ये सिर्फ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले समझौते की एक प्रति थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग अक्सर इस युद्ध मंच पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक खाका तैयार रखा था। समझौते में कुछ सरल पंक्तियां थीं जिनमें स्पष्ट किया गया था कि इसमें शामिल पक्ष यदि मारे गए तो किसी को दोष नहीं देंगे और उनके दोस्त और रिश्तेदार इसे बदला लेने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझौते पर एक नज़र डालते हुए तीसरी एल्डर ने सुहानी पर एक ठंडी और उदास मुस्कान के साथ तीखी नज़र डाली। तीसरी एल्डर वास्तव में लिंग जुआनरान की क्षमताओं को लेकर बहुत आश्वस्त थी। उसे लगा कि यह तो तय है कि वह सुहानी को आसानी से मारने में सक्षम होगा और उसके बाद भी उसके पास बहुत ऊर्जा बची रहेगी। उसकी कलम एक घूमते हुए ड्रैगन की तरह चली और कुछ ही झटकों के साथ उसने गवाह के लिए बनी पंक्ति पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते की कुल 4 प्रतियां थीं, एक तीसरी एल्डर, लिंग जुआनरान, छठे एल्डर और सुहानी के लिए। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति के पास एक प्रति थी और एक बार जब उन्होंने जांच कर ली कि कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने समझौते की अपनी अपनी प्रति रख ली। हम अब शुरू कर सकते हैं, है ना?
लिंग जुआनरान सुहानी को मारने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इस हद तक कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने के अनगिनत तरीके पहले ही सोच लिए थे। अपनी आस्तीन के एक इशारे के साथ सुहानी ने अपनी सबसे कीमती लाल चंदन की कुर्सी को हटा दिया। मंच पर केवल सुहानी और लिंग जुआनरान बचे थे। सुहानी बेपरवाही से मुस्कुराए। 2 स्टार सेंट रैंक पर चढ़ने के बाद से उसे अपनी ताकत को ठीक से प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला था। अब अंततः उसके लिए अवसर आ गया था। बहुत बढ़िया। जब लिंग जुआनरान ने सुहानी को इस तरह मुस्कुराते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद लिंग जुआनरान ने हमला करने की पहल की। उसने तेजी से अपने हाथ हिलाए, कुछ तैयार और संघनित करते हुए। बहुत जल्द उसकी छाती के सामने एक विशाल प्रभामंडल संघनित हो गया। उसके बाद लिंग जुआनरान जोर से चिल्लाया, जाओ। इस विस्फोटक चीख के बाद वह प्रभामंडल सुहानी के सिर के ऊपर उड़ गया और तुरंत धूल के छोटे कणों में फट गया जो एक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। ये धूल के कण ज्वार की तरह बेतहाशा सुहानी की ओर बहने लगे, उसे हर दिशा से घेरते हुए। हालांकि धूल के कण साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक थी। अगर वे सुहानी के शरीर में अपनी जगह बना लेते तो वह शायद फट जाती और मौके पर ही मर जाती। सुहानी के होठों के कोने धीरे धीरे एक बेपरवाह मुस्कान में ऊपर मुड़ गए। 4 स्टार सेंट रैंक। तो ये पता चला कि लिंग जुआनरान एक 4 स्टार सेंट रैंक का योद्धा था। कितना अद्भुत। हालांकि तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सच में विश्वास था कि ये धूल के कण उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? शून्य का स्थान प्रकट हो। सुहानी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी क्योंकि उसके हाथों ने एक जटिल सीमा अवरोध का जादू किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने पूरे शरीर के चारों ओर एक मोटी पारदर्शी सुरक्षात्मक झिल्ली लगा दी हो। ऐसा कोई छेद नहीं था जहां वे चमकदार धूल के कण प्रवेश न कर सकें, लेकिन वे सुहानी के शरीर को ढकने वाली उस सुरक्षात्मक झिल्ली से कैसे गुजर सकते थे? ये धूल के कणों और सुरक्षात्मक झिल्ली के बीच की लड़ाई थी। लिंग जुआनरान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहानी इस हमले का सामना कर पाएगी और इसलिए उसे एक झटका लगा। अब वह उसे थोड़ी अधिक गंभीरता की दृष्टि से देखने लगा था। बहरहाल ये वास्तव में कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं होगा।